संगीत, नृत्य, चित्रकला, रंगमंच, लेखन, ये सभी विधाएं कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई हैं। भारतीय संस्कृति में कला की जो परिकल्पना है, कला की जो अवधारणा है, उसमें बहुत से जॉनर्स एक साथ चलते हैं। फिर चाहे हम क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स की बात करें या फिर फोक आर्ट फॉर्म्स की बात करें, इसमें कहानी, किस्से, संगीत, नृत्य, कविता, आपको बहुत सी शैलियों का अद्भुत सुंदर सम्मिश्रण देखने को मिलता है। अगर हम नौटंकी जैसे फोक आर्ट फॉर्म की बात करें तो इसमें बहुत सी विधाएं एक साथ चलती हैं, या फिर हम रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथों के मंचन की भी अगर बात करें तो इसमें आपको बहुत सारे जॉनर्स का मिला जुला स्वरूप देखने को मिलता है। विश्व में जितने भी ओरल कल्चर्स हैं, जिसे मौखिक संस्कृतियां या मौखिक सभ्यताएं भी कहा जाता है, उनमें साहित्य की जो परिभाषा है, जो लिटरेचर की या फिर जो लेखन की परिभाषा है, वो सिर्फ उस तक सीमित नहीं होती कि जो कागज पर लिख दिया गया या फिर किताब में प्रकाशित हो गया, बल्कि किस्से, कहानियां, किंवदंतियां, किसने किससे क्या कहा, कैसे कहा, और तमाम तरीके की जो कलाएं हैं, ये सभी साहित्य के अंतर्गत आती हैं। और इन सभी चीज़ों को ओरल कल्चर्स में, इन सभी विधाओं को ओरल कल्चर्स में साहित्य का दर्जा हासिल है, साहित्य का दर्जा प्राप्त है। कुछ किताबें ऐसी होती हैं कि उनको पढ़ते हुए आपको ऐसा प्रतीत होता है मानो आपने अपनी आंखें बंद कर ली हों और सामने एक बेहद सुंदर मनोरम दृश्य, आपकी आंखों के सामने एक बेहद सुंदर चलचित्र उतरा हो, और जिसमें आप चांदनी रात में गंगा नदी पर नौका विहार कर रहे हों, और सामने आसमान में जो चांद है वो ऐसा प्रतीत हो रहा हो मानो आसमान में चंद्रमा की एक सुंदर सी पेंटिंग टकी हुई हो, और आपके कानों में कोई बहुत सी मधुर, बेहद मधुर कसैली धुन इस प्रकार से पड़ रही हो, उसकी प्रतिध्वनि ऐसे पड़ रही हो जैसे कि कोई एक अलग प्रकार का ही समा बन गया हो। कहने का मतलब ये है कि कुछ किताबें ऐसी होती हैं कि शब्द तो कागज पर होते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद जो अनुभूति होती है, जो में एक्सपीरियंस होता है, वो शब्दों से परे होता है, और किताब में लेखन के अलावा बहुत से रसों का, बहुत सी कलाओं का सम्मिश्रण आपको देखने को मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक ऐसी ही किताब के बारे में हम बात करना चाहेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मालिनी अवस्थी जी की पुस्तक चंदन किवाड़ के बारे में। और चंदन किवाड़ पढ़ के मुझे कुछ इसी प्रकार का आभास हुआ जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। तो आज हम चंदन किवाड़ के बारे में ही बात करेंगे। इस पुस्तक के बारे में सबसे खास बात जो मुझे लगी वो है इसकी लेखन शैली। यूं तो ये किताब मालिनी अवस्थी जी के जीवन संस्मरणों पर, उनके निजी जीवन से जुड़े अनुभवों, किस्से, कहानियों पर आधारित है, लेकिन इसकी लेखन शैली बड़ी ही रोचक है। इसको आप किसी एक विधा में, किसी एक जॉनर में बांध के नहीं रख सकते, बल्कि बहुत सारी विधाओं का, आपको बहुत सारी शैलियों का इसमें मिश्रण देखने को मिलेगा। कहीं कहीं तो लेखन शैली बिल्कुल निबंधात्मक हो जाती है, आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई निबंध पढ़ रहे हैं, तो कहीं अचानक से भाषा बहुत ही काव्यमयी हो जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप कोई कविता पढ़ रहे हैं। कहीं भाषा बहुत ही फॉर्मल हो जाएगी जिसमें संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्द तमाम देखने को मिलेंगे, तो कहीं एकदम से बिल्कुल देशज हो जाएगी जिसमें आपको बहुत ही ठेठ, कसैले और देहाती शब्द जो है, देहाती टाइप की शब्दावली जो है पढ़ने को मिलेगी। कहीं जो है वो भाषा एकदम से बहुत ही रिफ्लेक्टिव हो जाएगी, फिलोसफिकल हो जाएगी, जिसको कहते हैं कि ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, और बहुत ही दार्शनिक सी शैली हो जाएगी। तो कहीं एकदम से प्रेम के रंग में सराबोर, बहुत ही मुख्तलिफ कन्वर्सेशनल शैली हो जाएगी। कुछ कहानियां पढ़ के आपको ऐसा लगेगा कि मान लीजिए आप किसी एक यात्रा, खुद ही एक यात्रा पर निकल पड़े हैं, आप यात्रा वृतांत पढ़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ने की बात नहीं है, बल्कि आप एक बहुत ही खूबसूरत से सफ़र पर निकल पड़े हैं और एक संगीत की यात्रा के आपको पूरे दर्शन होंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि एक पुस्तक में इतनी अलग अलग लेखन शैलियाँ हैं, और सिर्फ पुस्तक में नहीं बल्कि इसमें अलग अलग चैप्टर्स हैं, अलग अलग कहानियाँ हैं। तो कई बार तो एक ही कहानी में जो लेखिका है वो बड़े ही मज़ेदार तरीके से, बहुत ही एफर्टलेस तरीके से, सहजता से एक शैली से दूसरी शैली में स्विच ओवर कर जाती है, लेकिन आपको कुछ भी अटपटा नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता कि कुछ अजीब हो रहा है या लेखन का जो फ्लो है वो बिगड़ रहा है। बहुत ही सहजता से ये सब कुछ होता है। तो मुझे ये बात जो है वो इस पुस्तक के बारे में बहुत ही अनूठी लगी। अब अगर पुस्तक के बारे में थोड़ा और विस्तृत तरीके से बात करें तो इसमें अलग अलग चैप्टर्स हैं, जैसा कि मैंने कहा कि
और ये कहानियाँ हैं, आप इनको कहानियाँ कह सकते हैं। हालांकि ये पारंपरिक तौर पर उस प्रकार की कहानियाँ नहीं हैं कि जिसमें कोई एक नैरेटिव चल रहा होता है और जिसकी शुरुआत होती है, एक अंत होता है। बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज में लिखी गई हैं। तो कई बार ऐसा होगा कि शुरुआत में जो लेखिका हैं वो कोई किस्सा छेड़ेंगी, क्योंकि ये पूरी जो किताब है वो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में लिखी गई है, कि जिसने लिखा है वो मैं करके आपसे बातचीत कर रहा या कर रही है। तो कई बार ऐसा होगा कि कहानी की शुरुआत में आपको लेखिका अपने जीवन से जुड़ा कोई किस्सा सुनाएंगी, फिर अचानक से वो डिटोर लेंगी और अपने अनुभवों पर आधारित कुछ रिफ्लेक्शंस देंगी, थोड़ी सी फिलोसफिकल हो जाएंगी और फिर दूसरे किस्से कहानियों पर पहुंच जाएंगी। तो कोई एक मतलब एक तयशुदा स्टाइल नहीं है इसका, जो कि इन कहानियों को और भी ज़्यादा रोचक बनाता है। लेकिन हाँ, कन्वीनियंस के लिए आप इनको कहानियाँ कह सकते हैं। तो इन कहानियों में ये कहानियाँ मालिनी अवस्थी जी के निजी अनुभवों पर आधारित है। इनमें आपको उनके जीवन से जुड़े बहुत से लोगों के किस्से कहानियाँ सुनने को मिलेंगे, और साथ ही कुछ कहानियाँ लोक संगीत पर भी आधारित हैं, कि लोक संगीत से जुड़ी आपको बहुत ही रोचक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। कई चैप्टर्स में ऐसा है कि पूरा जो चैप्टर है, पूरी जो कहानी है वो किसी प्रसिद्ध लोकगीत पर आधारित है, और इस लोकगीत से जुड़े जो किस्से कहानियां हैं उनसे आप रूबरू होंगे। और जैसा कि मैंने कहा, किताब बेहद संस्मरणात्मक है। तो मालिनी अवस्थी जी के जो जीवन के अनुभव हैं, किस प्रकार उन्होंने अपना जीवन जिया और कैसे जब उनका विवाह हुआ उसके भी अनुभव वो आपके साथ साझा करती है, और किस तरह से उन्होंने अपने घर के दायित्वों में जिस समय में वो रह रही थी और अपने गायन में सामंजस्य स्थापित करा, और कैसे बीच में उन्हें अपना गाना छोड़ना भी पड़ा, उसको सैक्रिफाइस भी देना पड़ा उनको बीच में। तो तमाम उनके निजी जीवन के अनुभव आपको इस किताब में पढ़ने को मिलेंगी। उन अनुभवों की आपको एक प्रकार की झांकी इस पुस्तक में मिलेगी। इसमें कुछ कहानियाँ फीमेल क्लासिकल म्यूजिशियंस, जो महिला क्लासिकल सिंगर्स रही हैं, उनके ऊपर भी हैं कुछ कहानियाँ, और आपको उनकी आप बीती इन कहानियों में पढ़ने को मिलेगी कि किस प्रकार से एक समय में उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, एक महिला के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, किसी भी महिला के लिए गीत संगीत को जारी रखना, रियाज जारी रखना और दुनिया के सामने अपनी कला को पेश करना, प्रस्तुत करना। इस किताब में जो सबसे दिलचस्प बात मुझे ये लगी वो ये कि इन कहानियों के माध्यम से आपको ये पता चलता है कि जो भारत की लोक संस्कृति है, जो भारत की मिट्टी की खुशबू है, महिलाएं उस लोक संस्कृति की ध्वजवाहक रही हैं। यानी भारत की लोक संस्कृति महिलाओं के कंधों पर टिकी रही है, और जो भी लोक संस्कृति के आयाम हैं, चाहे वो पूजा पाठ हो, रीति रिवाज हो, या फिर तमाम तरीके की परंपराओं का निर्वाह हो, गाना बजाना हो, इसमें महिलाएं जो है वो अग्रणी भूमिका निभाती हैं लोक संस्कृति के संरक्षण में। लेकिन बात सिर्फ संरक्षण की नहीं है। मालिनी अवस्थी जी इस किताब में आपको फेमिनिज्म की, नारीवाद की एक बिल्कुल नई परिभाषा आपके सामने लाती हैं, और जिसमें जो लोक संस्कृति है भारत की, वो महिलाओं की सशक्त अभिव्यक्ति का साधन भी बन जाती है, और लोक संस्कृति के माध्यम से महिलाएं अपने आप को एक्सप्रेस भी करती है, अभिव्यक्त भी करती हैं, और साथ में पितृसत्ता को चुनौती भी देती है। तो जब बात फेमिनिज्म की होती है, तो इस पुस्तक में चूंकि चूंकि ये पुस्तक महिलाओं पे भी केंद्रित है, और महिलाओं की बहुत सी कहानियां इस पुस्तक में आपको पढ़ने को मिलेंगी, तो नारीवाद का, फेमिनिज्म का जो आधुनिक रूप है, उससे एक बहुत अलग आपको फेमिनिज्म की डेफिनेशन, परिभाषा इस पुस्तक में देखने को मिलेगी। बहुत सी चीज़ें जो आधुनिक नारीवाद में नकारी जाती हैं, जैसे जो पुराने समय में जो महिलाएं घर पे काम करती थीं और परिवार की जिम्मेदारियां निभाती थी, परिवार की जिम्मेदारियां निभाना एक बहुत ही अहम, महिलाओं के जीवन का एक अहम हिस्सा माना जाता था, और लोक परंपराओं का निर्वाह करती थीं। और भी बहुत सी बातें कि 16 श्रृंगार करके अपने पति के आने की प्रतीक्षा करती थी, इंतजार करती थी, और बहुत सी ऐसी महिलाओं से जुड़ी पारंपरिक बातें जिनसे आज की जनरेशन रिलेट नहीं कर पाती, जिनको आज के समय में दकियानूसी समझा जाता है। उन बातों का आपको एक प्रकार से महिमा मंडन मिलेगा, और महिमा मंडन इस तरीके से मिलेगा कि लेखिका ये कहना चाह रही हैं कि जो नारी का जो पारंपरिक स्वरूप है भारतीय सभ्यता में, वो एक पूरे जीवन दर्शन से जुड़ा है, और उसको सिरे से नकारना बिल्कुल ठीक बात नहीं है। आधुनिकता के साथ जो है वो उस स्वरूप को सामंजस्य बिठाना होगा। तो कहीं ना कहीं हमें आधुनिकता और परंपरा के बीच सामंजस्य स्थापित करना होगा। मुझे लगता है इस प्रकार का संदेश जो है वो लेखिका इस पुस्तक के माध्यम से देना चाह रही है। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात ये भी है कि लेखिका बहुत ही जो लेखक हैं वो बहुत ही ईमानदारी से अपनी बात सामने रखती हैं। जैसा कि मैंने कहा, हालांकि वो जो
एक पुराने समय में जो महिलाओं के जो पारंपरिक रोल थे, पारंपरिक किरदार थे भारतीय सभ्यता में, उसका काफ़ी महिमा मंडन करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो महिलाओं को बहुत सी वर्जनाएं झेलनी पड़ी थी या फिर जो महिलाओं को यातनाएं सहनी पड़ी थी उनको उन पर लीपापोती करती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बल्कि आपको बहुत सी मार्मिक कथाएं, मार्मिक व्यथाएं इस पुस्तक में पढ़ने को मिलेंगी। ऐसी कहानियां हैं जिनमें महिलाओं की जीवन व्यथा को उकेरा गया है कि उस समय में जो तमाम तरीके की बंदिशें थी, वर्जनाएं थी, उससे महिलाओं को किस तरीके से एक दमघोटू वातावरण में वो जीती थी। लेकिन ऐसा करते हुए भी वो उनके अंदर बहुत सहन शक्ति थी, बहुत आत्मविश्वास था। तो एक अलग तरीके का प्रोजेक्शन ज़रूर मिलेगा। जैसा कि मैंने कहा कि टिपिकल जो होता है उसके फेमिनिज्म जो आजकल के समय में है उससे बिल्कुल अलग तरीके का मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लेखिका जो है वो महिलाओं की जो दुर्दशा थी एक समय में कुछ हद तक उसको नकारने की कोशिश कर रही है। एक बहुत ही ईमानदार चित्रण आपको इन कहानियों में देखने को मिलेगा। हाँ, ऐसा ज़रूर है जैसा कि मैंने कहा कि वो जो ओवरऑल मैसेज दे रही है वो ये दे रही है कि परंपरा को सिरे से नकारना जो है गलत है और महिलाएं भारत की लोक संस्कृति की ध्वज वाहक रही हैं। तो अब महिलाओं से बात अब संगीत पर आती है। तो संगीत, जैसा कि मैंने कहा, इन कहानियों का, इस पुस्तक का मुख्य किरदार, नायक या नायिका कुछ भी कह सकते हैं, वो संगीत है। तो बहुत सी कहानियों में आपको प्रसिद्ध लोकगीत मिलेंगे, प्रसिद्ध लोकगीतों पर आधारित उनकी पूरी व्याख्या मिलेगी। और सबसे सुंदर बात मुझे इस पुस्तक के बारे में ये लगी कि संगीत को बहुत सारी चीज़ों से बांधा गया है कि संगीत किस प्रकार से मेटाफिजिकल भी है, स्पिरिचुअल भी है और सेंशुअल तो है ही। तमाम तरीके की अभिव्यक्तियों के साथ उसको बांधा गया और कैसे संगीत एक वृहद स्तर पर, एक बड़े स्तर पर जाके हमारे पूरे जीवन दर्शन से जुड़ता है और कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअलिटी से भी, जो संगीत का आध्यात्म से भी जो उसका जो कनेक्शन है, जो जिस प्रकार से वो बंधा हुआ है, वो भी इस पुस्तक में बहुत ही सुंदरता से उभर कर सामने आया है। तो ये पुस्तक किसको पढ़नी चाहिए? ऐसे तो कोई भी पुस्तक पढ़ सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि विशेषकर अगर आपको संगीत से लगाव है, आप संगीत प्रेमी हैं और सेमी क्लासिकल म्यूजिक की थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, तो आपको ये पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। आपको ये पुस्तक पढ़ के बहुत मजा आएगा। अगर आप किसी भी कला के प्रति लगाव रखते हैं, आप कलाकार हैं, तो भी आपको ये पुस्तक ज़रूर पढ़नी चाहिए। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये एक टिपिकल पुस्तक से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसको लिखने वाली जो लेखिका है वो एक पारंपरिक लेखक नहीं है, बल्कि एक संगीत के बैकग्राउंड से आती है, संगीत की पृष्ठभूमि से आती है। लेकिन जो शब्दावली है वो बहुत ही सुंदर है, तो उनका जो लिखने का अंदाज है वो बेहद निराला है। जैसे कि मैंने कहा, इसमें आपको बहुत सी कलाओं का सम्मिश्रण देखने को मिलेगा। तो जिसको कहते हैं आर्टिस्टिक क्रिएटिव टेम्परामेंट है, वो उसको उस पुस्तक को पढ़ के वाकई में बहुत अच्छा लगेगा। तो उन लोगों को तो मैं रिकमेंड करूंगी ज़रूर पढ़नी चाहिए। हाँ, हालांकि इसकी जो भाषा है वो थोड़ी कठिन है। जैसे कि मैंने कहा, इसमें देसी भाषा भी है, उर्दू नुमा भाषा भी, और साथ में संस्कृत की जो संस्कृतनुमा कठिन शब्द हैं वो भी है। तो आपकी हिंदी का लेवल जो है वो ठीक ठाक होना चाहिए इस पुस्तक को पढ़ने के लिए, तभी आपको ये पुस्तक समझ में आएगी। अब अंत में इस पुस्तक की चंद पंक्तियों के साथ अपने इस वीडियो के वक्तव्य को मैं समाप्त करती हूँ। बनारस की एक गंध है जो प्रस्थान के साथ ही तन मन को महकाने लगती है। ऋषियों, विद्वानों, कलाकारों की तपोवन स्थली काशी का तप सम्मोहिनी शक्ति बाण बन साधकों को चुंबक की भांति अपनी ओर खींचने लगता है और फिर सब यंत्रवत होता जाता है। बनारस पहुंचना, नगर परिधि प्रवेश करते ही हाथों का स्वतः जुड़ जाना, बाबा विश्वनाथ के दर्शन की व्याकुलता को न रोक पाना। और एक बार फिर बाबा के द्वार पहुंच गई हूँ, वो जिनके अधीन समस्त सुर आसुरी शक्तियाँ सभी समाहित हैं, जो समस्त चराचर जगत के स्वामी हैं, अनादि हैं, अनंत हैं। अनाथों के नाथ विश्वनाथ बाबा को जलाभिषेक कराते हुए मेरे नैन झर रहे हैं। ओठों पर मंत्र है, मन में प्रार्थना है। सावन के सोमवार के अभिषेक में अंतस के भीगे मोती भी शामिल हो गए हैं। बनारस में जीवन की सार्थकता का जो बोध होता है, उसे शब्दों में बांधना कठिन है।